हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका समय 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। अब आइए इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई है उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से ही मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसके बारे में जानकारी हम लोगों को वेदों से भी मिलती है। वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला भाग ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, और दूसरा काल उत्तर वैदिक काल है, जिसका समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा है। आइए इन दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका समय अभी हम लोगों ने पढ़ा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। जिसका पहला पॉइंट है, आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे, अर्थात सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। आगे है, प्रोफेसर मैक्स मोलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, गाइंस और मैकडोनाल्ड ने दक्षिणी यूरोप, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव बताया है। यह आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। किस सभ्यता के? वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता का दूसरा नाम आर्य सभ्यता भी है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। अर्थात आर्यों के इतिहास के बारे में हमें मुख्य रूप से वेदों से जानकारी मिलती है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तथा सबसे जो पवित्र नदी थी इसके लिए वह सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद की नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। याद रखेंगे कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी को नदी तमा कहा गया? तो याद रखेंगे सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंश हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो याद रखेंगे कि गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार वर्णन किया गया है और यमुना नदी का 3 बार। अब आगे है, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्राचीन नाम जिसका विपाशा था, जिसे हम लोग वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। वहीं सतलज का प्राचीन नाम शत्रुदी था। चिनाब का प्राचीन नाम अश्किनी। सिंध का प्राचीन नाम सिंधु। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा और काबुल का प्राचीन नाम कुंभा था। वहीं झेलम नदी का प्राचीन अर्थात पुराना नाम वितस्ता। रावी का पुराना नाम पूषणी या फिर इरावती था। स्वात नदी का पुराना नाम सुवस्तु या फिर सुवास्तु था। वहीं कुर्रम का कुर्ब,
घग्गर नदी का दृश्यवती या फिर सरस्वती और गोमती का पुराना नाम गोमती या फिर फुलहर था। आगे है पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये अनु, द्रुह्य, पुरु, तुर्वस और यदु थे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई है जो ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते हैं। वहीं ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। विष कई गांवों का समूह होता था। इसका प्रधान विषपति कहलाता था। याद रखेंगे जन अनेक विषयों का समूह, उसके अधिपति को जनपति कहा जाता था अर्थात राजा कहा जाता था। देश या फिर राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे है राजा का पद वंशानुगत उस समय नहीं होता था। राजा को गोप या फिर गोपति अर्थात गायों मवेशियों का स्वामी भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी अर्थात सेनापति, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी भी हुआ करते थे जो राजा की सहायता के लिए कार्य किया करते थे। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी भी होते थे। आगे है पुरुप अर्थात पुरुप दुर्गवती होता था जो सैनिक कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी और कुलप परिवार का मुखिया होता था। वहीं द्रुत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाया करते थे। आगे है विदथ, यह सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा, यह वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह हुआ करता था। इसका ऋग्वेद में 8 बार वर्णन किया गया है। वही समिति, यह एक जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। किसके? तो समिति के सभापति को। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतर लड़ाइयां अर्थात युद्ध जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। नेक्स्ट है युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। वह भी किस नदी के किनारे? तो पुरुष्ण नदी के किनारे, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। आगे है आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या फिर समाज के हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक काल चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास थे। वहीं मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्षों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण होता था जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित होता था। वहीं दूसरा गृहस्थ आश्रम जीवन व फिर पारिवारिक जीवन को समर्पित होता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुखी और इच्छाओं से खुद को अलग करने और आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित हुआ करता था। और चौथा संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित हुआ करता था। आगे है ऋग्वेद में समाज 4 वर्णों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में फिर जोड़ा गया था। आगे है पुरुषार्थ या फिर जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ग जिम्मेदार हुआ करते थे। आगे है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां इस समय नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। याद रखेंगे, अमाजू किसे कहा जाता था? जो अपने पूरे जीवन में अविवाहित रहकर अध्ययन किया करती थी। आगे है विवाह के समय मिलने वाला उपहार को उस समय वहतु कहा जाता था, जिसे अभी वर्तमान में दहेज के नाम से जाना जाता है, उस समय वहतु कहा जाता था। आगे है ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता व फिर लोपा मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं भी थी और विषफला एक योद्धा महिलाएं थी। आगे है पैसों के लिए पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है आर्य मूलतः शाकाहारी होते थे और पेय पदार्थों में सोमरस का भी पान किया करते थे, अर्थात पीते थे। आर्य 3 प्रकार के कपड़े धारण करते थे। पहला अधो वस्त्र, दूसरा उत्तरीय वस्त्र और तीसरा अधिवास। वही नेक्स्ट पॉइंट है अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट है गाय को अघन्या अर्थात न मारने योग्य माना जाता था। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि हुआ करता था। इनका प्रिय पशु गाय और घोड़ा हुआ करता था। आगे है वस्तु विनिमय द्वारा अर्थात लेन देन के द्वारा किया करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति पनी कहलाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट अर्थात सूद गोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा ही की गई थी। अब आगे है जिसे श्याम अयस भी कहा जाता था। आगे है आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक भारत का राजनैतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा हुआ है। पहला है कुलीन, जिसका प्रधान कुलपा कहलाता था, क्रम ग्राम और प्रधान ग्रामिणी। वहीं विष का प्रधान विषपति होता था और जन का प्रधान गोप या फिर राजा हुआ करता था। आगे है ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो याद रखेंगे उस समय मरुत या तूफान के देवता हुआ करते थे। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति या फिर भोर या फिर उत्थान देवी, द्यौ यह आकाश का देवता, वरुण जल के देवता, पुरुण या फिर रुद्र पशुओं के देवता, इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता, अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ कराने वाले, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता और विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता माने जाते थे। अब है दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं
उपनिषदों की रचना हुई थी उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसका सहायक नदियां सरस्वती व फिर अफगानिस्तान की नदियों को भी उल्लेख किया गया है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा का पद महत्वपूर्ण होता था, गरिमामयी एवं वंशानुगत भी होता था। राजा का पद कैसा? तो काफी महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत अर्थात वंश के अनुसार होता था। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में सम्राट अर्थात राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सीरा व फिर हल रेखा को सीता कहा जाता था। आगे है, यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। आगे है, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहंता या फिर गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग भूमि को खिल्ली कहा जाता था। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। आगे है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। आगे है, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद भी मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई है तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। आगे है, उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए थे। नेक्स्ट है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। नेक्स्ट है, संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता, व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे है, प्रमुख दर्शन व फिर रचयिता। तो आइए इनको बारी बारी समझते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। चरवाक के प्रवर्तक चरवाक हैं। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि और न्याय के प्रवर्तक गौतम है। तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलते हैं नए टॉपिक अर्थात महाजनपदों का उदय के साथ। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।